हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग फोर्स को डिफाइन किए थे और फोर्स का जो टाइप होता है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वो वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी न्यूटन जो थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, न्यूटन आपको एक साइंटिस्ट है, वो आपको किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में 3 लॉ दिए थे। कोई भी बॉडी हमारे चारों तरफ मूव करता है, ठीक है, उसके मोशन के बारे में वो 3 लॉ दिए थे। उस तीनों लॉ को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। पहला, देखिए न्यूटन का 3 लॉ है, तो सबको न्यूटन के पहले लॉ को हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला लॉ है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए, न्यूटन जो थे वो फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे, ठीक है ना। यानी मोशन के बारे में जो फर्स्ट लॉ दिए थे वो क्या दिए थे, ध्यान सुनिए। इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन until unless there is no any external force applied on it। यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप बोल रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए, बुक में भी आपके लिखा हुआ है। फिर से सुनिए, इफ एनी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, इट रिमेन्स एट रेस्ट, तो वो आपको रेस्ट में ही रहेगा। एंड if any body is in motion then it remains in motion, और यदि कोई बॉडी अगर मोशन में है, it remains in only motion नहीं बोला, यूनिफॉर्म मोशन, remains in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी न्यूटन्स लॉ बोल रहा है यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बोले। अब आगे क्या है, until and unless, जब तक कि there is no any external force applied on it, जब तक कि इसके ऊपर कोई भी external force applied ना हो। यानी न्यूटन्स का लॉ क्या है कि if any body is in rest then it remains in rest, if any body is in motion then it remains in motion until and unless there is no any external force applied on it। हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर में कोई भी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो सिर्फ मोशन नहीं करना है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन रहेगा जब तक कि उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। चलिए इस बात को समझते हैं। सपोज देखिए, पेन आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस पेन को हम यहाँ रख दिए, तो ये किस में है, रेस्ट में है। तो क्या ये बॉडी अपने आप से अपने पोजीशन चेंज कर सकता है क्या? नहीं, सिंपली बात है। इसलिए न्यूटन साहब बोले क्या कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। तो ये पेन आपका रेस्ट में है तो ये हमेशा क्या रहेगा, आपको रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है ना। जब अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, कैसे आ गया? सिंपली बात है, हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, इसीलिए ये अपने पोजीशन चेंज किया। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का पहला पार्ट है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है। अब सेकेंड इसका पार्ट क्या है, इफ एनी बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन,
यदि कोई बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा आपका यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना। यानी एक बार किसी बॉडी को अगर रोल करा दे हम ज़मीन पे तो अनंत टाइम तक रोटेट करते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये बात हमको थोड़ा गलत लगता है। देखिए कैसे, एक बॉल को लेते हैं, उसको हम यहाँ पे ज़मीन पे गुड़का देते हैं, रोल कर देते हैं। यहाँ बॉल को, इस बॉल को हम यहाँ पे रोल किए तो ये गुड़कते हुए यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो आप बोला क्या न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यहाँ इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ आते आते इसका स्पीड क्या हो गया? 0। तो आखिर यहाँ आते आते इसका स्पीड 0 क्यों हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड ही क्यों नहीं रहा? ये खत्म क्यों हो गया? 0 क्यों हो गया? जबकि न्यूटन साहब बोले हैं क्या कि यदि कोई बॉडी जिस स्पीड में मूव कर रहा है उसी स्पीड में लगातार मूव करते रहेगा। जैसे ये बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है तो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड मूव करता, लेकिन यहाँ आते आते इसका स्पीड हो गया 0। तो 0 कैसे हुआ? तो क्या न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है क्या? फर्स्ट लॉ, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलिए सर ये तो 20 मीटर पर सेकेंड था तो फिर 0 कैसे हो गया? न्यूटन बोले थे कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो लगातार एक ही मोशन में चलता रहेगा, तो 0 कैसे हो गया? तो वो ये भी बात बोले थे कि यदि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इस बॉल को आप जो रोल कराते हैं तो इस सरफेस और इस दोनों के बीच में क्या लगेगा आपको? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपको। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा आपको? बॉल को धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम करके स्टॉप कर दे रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के रूप में एक्ट कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे कर रहा है ना आपको। तो यही बात होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? तो ये न्यूटन्स तो लॉ कहीं से गलत नहीं है। अगर बाय द वे फ्रिक्शन नहीं होता तो सरफेस पे एक बार बॉल को रोल करा दीजिएगा, वो आपको इनफाइनाइट टाइम तक मूव करते ही रहेगा, वो कभी भी आपको रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो देखिए इनर्शिया कोई भी बॉडी जिसके पास भी मास होता है वो उसके पास क्या होता है? इनर्शिया पाया जाता है। ध्यान से जो बात को बता रहे हैं उसको सुनिएगा। वैसा कोई भी बॉडी जिसके पास भी मास पाया जाता है उसके पास इनर्शिया पाया जाता है। तो देखिए ये पेन है, इस पेन के पास में मास होगा कि नहीं? मास है तो क्या इसके पास इनर्शिया होगा? होगा इनर्शिया, क्योंकि पेन के पास में मास है तो इसके पास भी इनर्शिया होगा। तो वैसा कोई भी बॉडी जिसके पास में मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है। इस पेन के पास इनर्शिया होगा, हमारे पास भी इनर्शिया होगा क्योंकि हमारे पास मास है। आपके बॉडी के अंदर भी मास है तो आप भी क्या है? आपके पास भी इनर्शिया होगा। यानी वैसा कोई भी बॉडी जिसके पास में मास कंटेन करता है उसके पास में इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया का काम क्या होता है? इनर्शिया अपोजेज एनी टाइप्स ऑफ चेंज। इनर्शिया क्या करता है? किसी भी तरह के चेंज को ये अपोज करता है, ठीक है ना। इनर्शिया क्या करता है? किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है। मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इनर्शिया पहली बात कहाँ पाया जाता है? हम ये बताएं कि वैसा कोई भी बॉडी जिसके पास भी मास होता है उसके पास में इनर्शिया पाया जाता है। पहला बात, इनर्शिया का काम क्या होता है? इनर्शिया किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है, यानी चेंज होने से रुकता है। तो आप बोलिए सर किस तरह के चेंज होने से रुकता है? तो पहला वो रुकता है क्या? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड,
change in state of motion. Second, change in state of direction. यानी वैसा कोई भी बॉडी जिसके पास भी मास पाया जाता है उसके पास भी इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वैसा कोई बॉडी जिसके पास मास पाया जाता है उसके पास इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है। और इनर्शिया क्या करता है, किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है। तो किस तरह के चेंज को अपोज करता है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया चाहेगा कि उसको हमेशा रेस्ट में ही रखें, मोशन में नहीं आए। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया क्या चाहेगा, कोई बॉडी हमेशा मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना आए। चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे, वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, ठीक है। तो ये आपको जो होता है 3 तरह के चेंज को अपोज करता है। अब ये कोई बॉडी मतलब हर बॉडी के पास में इनर्शिया होता है, तो हर बॉडी क्या एक समान रूप से तीनों चीज़ के चेंज को अपोज करता है क्या, या अलग अलग रूप में अपोज करता है। तो आंसर है क्या कि इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है, इनर्शिया को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम डैट मीन्स क्या, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, यानी इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे। जिस बॉडी पे पास जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी पे इनर्शिया का प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस भी बॉडी पे जितना कम मास होगा उस पे इनर्शिया का प्रॉपर्टी उतना ही कम होगा। अब बताइए इस पेन में ज़्यादा इनर्शिया होगा या इस मोबाइल में, तो ऑफ कोर्स है कि इस मोबाइल में ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्यों, इस मोबाइल के पास मास ज़्यादा है, इसके पास मास कम है। यानी इनर्शिया जो होता है, जो भी मास बॉडी है उसके पास इनर्शिया पाया जाएगा। इनर्शिया आपको डिपेंड करता है मास कितना है बॉडी के अंदर में। अगर किसी बॉडी के अंदर में मास ज़्यादा है उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो उसके पास इनर्शिया भी कम होगा। और इनर्शिया का काम क्या होता है, 3 तरह के चेंज को वो अपोज करता है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, और वो बॉडी उतना ही ज़्यादा किसी भी तरह के चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही। कल की क्लास में, अगले क्लास में हम सारे लॉस के बारे में बात करेंगे, और ये चैप्टर बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। लगभग 3-4 वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।